Hello friends and dear student, welcome to online platform of Sarda Sadan. Today we are discuss about the histology of testes. टेस्टीज की हिस्टोलॉजी की हम बात करेंगे. इट मीन्स हिस्टोलॉजी मतलब उसके इंटरनल स्ट्रक्चर, उसके टिश्यू की स्ट्रक्चर, किस प्रकार से अंदर से वो बना हुआ है, इन सभी जो स्ट्रक्चर है उसको हम डिटेल से पढ़ेंगे. ओके, तो स्टार्ट करते हैं हिस्टोलॉजी ऑफ टेस्टीज. यहाँ पे आप एक डायग्राम देख सकते हो, प्रॉपरली आपको दिखाई दे रहा है ये डायग्राम. ये टेस्टीज की इंटरनल स्ट्रक्चर का है. ये जो टेस्टीज है, यहाँ पे इस टेस्टीज को मॉर्फोलॉजी के आधार पे दिखाया हुआ है, ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी. यहाँ पर इसका कट सेक्शन दिखाया हुआ है इधर, और यहाँ पर इसके कट सेक्शन को आगे बढ़ा करके यानी इसकी हिस्टोलॉजी को बताया हुआ है. तो आपको हिस्टोलॉजी जरूर याद रखनी पड़ेगी. ठीक है, तो इसी के साथ स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक. तो बहुत कॉमन सा टॉपिक है. आपको टेस्टीज के बारे में बात करनी है. जैसे ही आप टेस्टीज के बारे में बात कर रहे हो तो इसके अंदर आप किन किन चीजों को ध्यान रखोगे. ओके, सबसे पहले हम कवर की बात करेंगे. कवरिंग ऑफ, इसके कवरिंग में आपके पास 2 लेयर होती हैं. एक होती है ट्यूनिका वेजाइनेलिस और एक होती है ट्यूनिका एल्बुजिनिया. ट्यूनिका एल्बुजिनिया और ट्यूनिका वेजाइनेलिस. ठीक है, 2 लेयर है. आप 2 लेयर याद रखनी है. देन एक कहीं एक लेयर और होती है जिसको हम बाद में समझेंगे, वो होती है ट्यूनिका वेस्कुलोसा. वेस्कुलोसा, ट्यूनिका वेस्कुलोसा. तो कवरिंग ऑफ टेस्टीज क्या रहेगा, अगर हम देखें स्ट्रक्चर को, हम डिटेल से समझे. देयर आर 3 लेयर, ट्यूनिका वेजाइनलिस, ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया एंड ट्यूनिका वेस्कुलोसा. ट्यूनिका वेजाइनलिस जो होती है ये आउटर लेयर होती है. ये आउटर लेयर होती है. ये कंप्लीट टेस्टीज को कवर करती है, कंप्लीट. बट इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, पोस्टीरियर, देखो इसको चाहे ऐसे देख लो चाहे ऐसे देख लो. पोस्टीरियर पार्ट, अगर आगे से यह बात एंटेरियर के कर रहे हो तो पोस्टीरियर पार्ट पीछे की तरफ आ जाए. पोस्टीरियर का मतलब पीछे की तरफ थोड़ा सा ऊपर, पोस्टीरियर में आ गया. ठीक है, तो इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है ना, बट इसका जो पोस्टीरियर पार्ट होता है, इसकी जो बैक साइड में टॉप की तरफ, ये समझाने के लिए मैंने लिख दिया. वैसे आप इसका एक ही नाम बोलोगे, क्या? पोस्टीरियर. क्या बोलोगे? पोस्टीरियर. पोस्टीरियर पार्ट. यहां पर ये जो ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है वो अनकंप्लीट होती है या डिसकंटिन्यूअस होती है. आप क्या कह सकते हो, अनकंप्लीट या डिसकंटिन्यूअस. यू कैन सी देयर द पर्पल कलर. ये जो पर्पल कलर की जो दिखा रखी है आपको, वो ट्यूनिका वेजाइनलिस है. देन आप यहाँ पे देखोगे सर ये और क्या चीजें आ रही हैं, यहाँ पे और नाम आ रहे हैं सर. तो देखो ट्यूनिका वेजाइनलिस है, इतना डिटेल से देखो एनसीईआरटी नहीं दे रखा, फिर भी आप देख लो. ट्यूनिका वेजाइनलिस है, वो जो होती है वो थोड़ी सी मोटी लेयर होती है. तो मोटी लेयर हो गई तो उसकी लेयर को भी हमने 2 भागों में 3 भागों में बांट दिया. जैसे उसमें एक विसरल लेयर होती है, एक पेराइटल लेयर होती है, बीच में जो खाली जगह होती है वो केविटी होती है. ये सारी ट्यूनिका वेजाइनलिस की ही है सारी. लेकिन इतनी बातें में कंफ्यूज मत हो ना, आप तो बोल देना ट्यूनिका वेजाइनलिस. ओके, ठीक है. और ये 3 पार्ट इसी के हैं, ट्यूनिका वेजाइनलिस. ये कंप्लीट कवर करती है. बट आप देख सकते हो बैक साइड में, इतनी साइड में ये इसको लेफ्ट कर रखा है, इसे पोस्टीरियर एंड पे इसने लेफ्ट कर रखा है. ठीक, उसका रीजन है. बिना रीजन फिजियोलॉजी में कोई काम नहीं होता. रीजन है कि क्या तो कोई चीज जुड़ी होगी, क्या कोई चीज निकल रही होगी. ठीक है, तो आप कह सकते हो ये जो पोस्टीरियर पार्ट है ये डिसकंटिन्यूअस होता है
by tunica vaginalis because there are arise from the testes spermatic cord. spermatic cord जो होता है वो यहाँ से अराइज करता है, ये स्पर्मेटिक कोड है। स्पर्मेटिक कोड में सारी बातें आ जाती है। यहाँ पे सिर्फ आपको एपिडिडाइमस दिखा रखा है, तो ध्यान रखें एपिडिडाइमस के साथ यहाँ पे नर्व भी है, यहाँ पे आर्टरी भी है, यहाँ पे वेन भी है, सारी चीजें हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्या दिखा रखा है, क्या दिखा रखा है, सिर्फ एपिडिडाइमस। लेकिन आप बताओगे कि जो स्पर्मेटिक कोड है, स्पर्मेटिक कोड है, उसमें आपके पास 4 स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहती है। वन ऑफ देम आर्टरी, वेन। देखो ब्लड सप्लाई के लिए आर्टरी हो गई, वेन हो गई, एक से तो काम चलेगा नहीं। बॉडी में ब्लड सप्लाई के लिए आना जाना दोनों होना चाहिए, तो आर्टरी और वेन दोनों हो गई। देन यहाँ पे सेंसेशन होता है, ऐसा थोड़ी होता है कि किसी ह्यूमन बींग्स के टेस्टिस पे लग जाए और उसको पता भी नहीं चले, ऐसा नहीं हो सकता। ये तो बहुत ज्यादा सॉफ्ट और नाजुक पार्ट होते हैं। ठीक है, एटलीस्ट यहाँ पे ज्यादा अगर प्रहार कर दिया जाए तो व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है, इतने ज्यादा नाजुक पार्ट होते हैं। तो सेंसेशन तो बहुत ज्यादा होता है इनमें, और सेंसेशन आप जानते हो किससे हो सकता है, नर्व से हो सकता है। देन एक और आपके पास है क्या, वास डिफरेंस। तो वास डिफरेंसिया को इसी के साथ जोड़ के बता दिया। एपिडिडाइमस जो होता है आगे जाके किस में ओपन होता है, वास डिफरेंसिया में ओपन होता है। दैट्स फिनिश, स्पर्मेटिक कोड फिनिश। क्लियर। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक। अगर हम देखें तो ट्यूनिका जो एल्ब्यूजिनिया होती है वो बिलो द ट्यूनिका वेजाइनलिस, ये इसके नीचे होती है। ठीक है, आप यहां देख सकते हो ये हल्के ब्राउन ब्राउन कलर की दिख रही है ना आपको, हल्का ब्राउन ब्राउन कलर। ये कंप्लीट है, यहां से ये देखो लाइन खींच रहा हूं, ये पूरी कंप्लीट है, हल्का ब्राउन ब्राउन कलर पूरा कंप्लीट है। तो ध्यान रखिए जो ट्यूनिका वेजाइनलिस होती है वो कंप्लीट टेस्टिस को कवर करती है और कहीं से भी नहीं छोड़ती है। ऐसा कोई पार्ट नहीं है जिसको वो छोड़ के रखे। ठीक है, ऑब्वियसली इस चीज को आप समझो तो जैसे ऐसे कि मान लो आपने एक बॉल ली, बॉल पे एक किसी पॉलिथीन को रैप करके चढ़ा दिया, ऐसे पूरा कवर कर दिया। देन एक और मान लो आपने ग्रीन कलर की ली, देन ब्लैक कलर की ले रहे हो, उसको आधा छोड़ दिया आपने। तो बात समझ में आ गई आप, एक को तो पूरा चढ़ा दिया और एक को आधा छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट आप यहां देखोगे ये जो एल्ब्यूजिनिया होती है ये जैसे जैसे पीछे की तरफ जाती है वहां इसका बैक साइड जो होता है वो थिक हो जाता है, यहाँ ऐसे थिक पार्ट बना लेता है बैक साइड इसका। इसके थिक पार्ट को आप अच्छा वो बैक साइड थिक पार्ट बनाता है और एक सेप्टम बना लेता है, एक ऐसे लॉन्गिट्यूडनल सेप्टम बना लेता है। इस सेप्टम को आप क्या कहोगे, मेडियस्टिनम। क्या कहोगे, मेडियस्टिनम। मेडियस्टिनम जो होता है वो टेस्टिस को 2 अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। एक बड़ा लोब्यूल्स होता है, लार्ज होता है, और एक स्मॉल होता है। स्मॉल छोटा सा दिखा रखा है, मैंने आपको जो हैंड रिटन डायग्राम बना के दिखाया था हैंड से, उसमें आप और भी क्लियर कट तरीके से बना सकते हो। ठीक है, तो ये पीछे ये छोटा सा दिखा रखा है, देखो छोटा सा दिखा रखा है, ये स्मॉल लोब्यूल्स हो गया, जबकि ये बड़ा लोब्यूल्स हो गया। देन उसके बाद में हमने एक बात की थी कि जो ट्यूनिका एल्ब्यूजिनिया है वो ही बड़े लोब्यूल्स में अंदर की तरफ डीप कर जाती है, और डीप करके बड़े लोब्यूल्स को, लार्ज लोब्यूल्स को डिवाइड इन मेनी स्मॉल लोब्यूल्स दैट आर कॉल्ड टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। क्या कहेंगे इसको हम, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। तो टेस्टिकुलर लोब्यूल्स जो होते हैं वो आपके पास बन के आते हैं 200 to 300, ये छोटे छोटे। अभी मैंने एक बात की थी ट्यूनिका वेस्कुलोसा एक और होती है। तो ट्यूनिका वेस्कुलोसा जो होती है वो इनके अंदर प्रेजेंट होती है, इन लोब्यूल्स के अंदर प्रेजेंट रहती है। ठीक है, क्योंकि इसके पास ब्लड सर्कुलेशन ज्यादा होता है, ब्लड सप्लाई ज्यादा रखती है। बिना ब्लड सप्लाई तो स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस होगी नहीं। ठीक है, तो ये
अंदर की तरफ लेयर कवरिंग करके रखती है। फिर उसके बाद में एक और बात बता रहे हैं हम कि जितने भी ये लोब्यूल्स हैं इनके अंदर देखो ये हल्के पिंक कलर की अगर आपको दिखाई दे रही हो तो ऐसे 2 से 3 2 से 3 आपके पास यहाँ पर क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। क्या होती है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। ये सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो होती है ये आगे जाके मेडियस्टीनम को क्रॉस कर जाती हैं और कम होती जाती हैं। मेडियस्टीनम को क्रॉस करके यहाँ आके ये गुच्छा बनाती है जिसको रेटेटेस्टी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रेटेटेस्टी। देन उसके बाद में रेटेटेस्टी के टॉप से ये एफरेंट डक्ट के रूप में निकलती है। किसके रूप में निकलती है, एफरेंट डक्ट के रूप में निकलती है और एपिडिडाइमस में आके ओपन हो जाती है। किस में ओपन हो जाती है, एपिडिडाइमस में। और एपिडिडाइमस खुद इन्हीं का ही बना होता है। भाई गई कहाँ ये, अब किसके पास आ गई, एपिडिडाइमस के पास। तो एपिडिडाइमस आप हमेशा देखोगे तो गुच्छा ही होता है इन सेमनीफेरस ट्यूबल्स का। ऐसे सेमनीफेरस ट्यूबल्स का गुच्छा ही होता है एपिडिडाइमस, और कुछ नहीं होता। अच्छा, इसमें अगर एक सेमनीफेरस, इन पे सेमनीफेरस ट्यूबल्स को मैं निकाल के ऐसे इसको बाहर निकाल के इसकी लेंथ को अगर मैं मेजरिंग करूं तो बहुत ज्यादा हो गई, 6 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, 6 मीटर लॉन्ग, 6 मीटर लॉन्ग होती है। ठीक है, और हाईली कॉइल्ड होती है। इसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करके रखते हैं। एपिडिडाइमस आर आल्सो डिवाइड इन 3 पार्ट्स। द अपर पार्ट ऊपर का हेड पार्ट है, इसको आप कैपूट कह सकते हो। कैपूट, CAPUT, कैपूट। बीच वाले को कॉर्पस और नीचे वाले को कोडा, ये भी नाम होते हैं इनके अलग साइंटिफिक। और वैसे अगर याद नहीं आ रहा, हेड मिड टेल, ऐसे भी बोल सकते हो। कैसे बोल सकते हो, हेड मिड और टेल, 3 पार्ट होते हैं इसके। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना इसका फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप एपिडिडाइमस का फंक्शन जरूर याद रखेंगे। एपिडिडाइमस का फंक्शन क्या होता है भाई, टेम्परेरी स्टोर करता है स्पर्म को, मैचुरेट करता है। ठीक है, उनकी क्षति, उनकी जो मेंटेनेंस है उनको भी सुधार देता है, प्रॉपर उनको भी मेंटेन करता है। तो ये कुछ फंक्शन होते हैं। देन उसके बाद में जो स्पर्म होते हैं आगे ट्रांसफर कर दिए जाते हैं किसके अंदर, वास डिफरेंशिया में। किसमें ट्रांसफर कर दिए जाते हैं, वास डिफरेंशिया। देन इसी के साथ आप अगला टॉपिक जो देखते हो वो सेमनीफेरस ट्यूबल्स का देखते हो। आप किसका देखते हो, सेमनीफेरस ट्यूबल्स। ठीक है, सेमनीफेरस ट्यूबल्स जो होती हैं वो आपको पता है किस में प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिकुलर लोब्यूल्स। किस में प्रेजेंट होती हैं, टेस्टिकुलर। अगर इनका कट सेक्शन अगर हम देखें तो ये हमें कुछ ऐसी दिखाई देती है। एक प्रकार की ब्लाइंड ट्यूब होती है, यानी एक तरफ से बंद रहती है और एक तरफ से खुली रहती है। ठीक है, इसकी अगर हिस्टोलॉजी अगर हम देखें तो हिस्टोलॉजी में अगर हम देखें तो अंदर जो लेयर होती है, ये अंदर वाली जो लेयर होती है, जैसे व्हाइट कलर की मैं बना रहा हूं, इसको आप नाम दोगे जर्मिनल एपिथेलियम। क्या नाम दोगे, जर्मिनल एपिथेलियम। क्या बोलोगे, याद रह जाएगा। इस जर्मिनल एपिथेलियम के पास 2 टाइप सेल प्रेजेंट होती है। इस जर्मिनल एपिथेलियम के पास एक जो होती है इसको आप बोलते हो स्पर्मेटो, स्पर्मेटो, स्पर्मेटोगोनिया। क्या कहते हो, ऑल्सो कॉल्ड जम से। देखो जम सेल होती है, फीमेल भी हो सकती है, तो इनके साथ आप जरूर लिखोगे मेल जम सेल। कौन सी, मेल जम सेल। ठीक है, देन जो एक सेल और होती है जर्मिनल एपिथेलियम के पास जिसको आप कहते हो सर्टोली सेल।
तो यहाँ की स्ट्रक्चर अगर आप देखते हो बनाते हो तो बहुत कॉमन सा डायग्राम होता है। आप जो लंबी लंबी सेल बना रहे हो वो आपकी कौन सी हो जाती हैं? सर्टोली सेल। इनमें न्यूक्लियस होते हैं। इसको आप ल्यूमेन कह सकते हो, बीच वाली खाली जगह को क्या कहोगे? ल्यूमेन। और ल्यूमेन में ही सारा काम हो रहा है भाई, ल्यूमेन के अंदर ही सारा काम हो रहा है। यानी यहाँ पे एक बहुत अच्छी प्रोसेस होती है जो बहुत जरूरी है, जिसका नाम होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होती है? स्पर्मेटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है, स्पर्मेटोजेनेसिस की जो प्रोसेस होती है वो इस प्रकार से होती है, कुछ छोटी सी अगर आप डिटेल इसकी लेना चाहो तो जो जर्म सेल होती हैं, जो जर्मिनल एपिथेलियम होती है, उसकी सारी सेल जो होती हैं वो डिप्लॉयड होती है, जर्मिनल एपिथेलियम। इन डिप्लॉयड सेल में माइटोसिस होता है। माइटोसिस से स्पर्मेटोगोनिया बनते हैं। स्पर्मेटोगोनिया आगे जाके स्पर्मेटोसाइट्स बनाते हैं। और स्पर्मेटोसाइट आगे जाके स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। स्पर्मेटिड्स आगे जाके स्पर्म बनाते हैं। देन यहीं पर इसी टाइम पर जो सर्टोली सेल है वो खुद भी तैयार होती जा रही है। ठीक है, सर्टोली सेल के पास खूब सारा न्यूट्रिएंट है, तो ये न्यूट्रिएंट जैसे ही स्पर्म बन जाते हैं तो न्यूट्रिएंट लेने के लिए अपना हेड सर्टोली सेल्स में ये धसा देते हैं। लेकिन बिना एक हार्मोन ये स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाती है। तो इसके बाहर, ल्यूमेन के बाहर कुछ सेल होती है स्पेशल टाइप्स की, जिनको आप लेडिक सेल कहते हो। कौन सी? लेडिक सेल कहते हो। एक मिनट, चल लेडिक सेल कहते हैं। क्लियर? ये लेडिक सेल जो होती हैं, एक बहुत अच्छा हार्मोन जो ह्यूमन बींग्स में जरूरी है इन द मेल, जिसको आप कहते हो टेस्टास्टेरोन। ये टेस्टास्टेरोन जब इनके पास बन जाता है, सपोज दैट ये टेस्टास्टेरोन इन्होंने बना लिया, ये टेस्टास्टेरोन है, इस टेस्टास्टेरोन को बाय द डिफ्यूजन ये इनके अंदर भेज देती है। डिफ्यूजन प्रोसेस, डिफ्यूजन प्रोसेस। बाय द डिफ्यूजन प्रोसेस इसके अंदर भेज देती है, ल्यूमेन के अंदर। और ल्यूमेन के अंदर डिफ्यूजन प्रोसेस जैसे ही जो जर्मिनल एपिथेलियम की जो डिप्लॉयड सेल है उनको जैसे ही ये मिल जाता है तो अपनी प्रोसेस माइटोसिस वगैरह मियोसिस वगैरह स्टार्ट कर देते हैं। ध्यान रखिए, स्पर्मेटोजेनेसिस की प्रोसेस में पहले माइटोसिस होगा और उसके बाद में मियोसिस होगा, दोनों होंगे। ये भी याद रख लेना आप, पहले क्या होगा? माइटोसिस, और माइटोसिस के बाद में मियोसिस, दोनों होंगे, दोनों चलेंगे इसके अंदर। क्लियर? ये बात इतनी याद रखनी है आपको। और ये सेमिनिफेरस ट्यूबल्स की जो बात है वो कंप्लीट होती है हमारे पास। देन आगे अगर हम देखें तो ये फंक्शन ऑफ सर्टोली सेल्स हैं। तो सर्टोली सेल्स का जो फंक्शन है वो मेनली तो ये है कि ये मैच्योर होने वाले स्पर्म को, जो अभी डेवलप नहीं हुए, उनको न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करवाती है। देन उसके बाद में ये कुछ काम और भी कर लेती है। जैसे ये एक काम और करती है क्या, कि द हेड ऑफ द स्पर्म रिमेन एम्बेडेड इन द सर्टोली, दे आर सीक्रेट द एंटी मुलेरियन हार्मोन, प्रिवेंट द फॉर्मेशन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट
इन द एम्ब्रियो। ये छोड़ो आप, मैं बता रहा हूँ, वो लिख लो आप। ये एक और काम करती है, जो स्पर्मेटिड्स है ना, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स जो होता है ना, स्पर्मेटिड्स, स्पर्मेटिड्स एक सेल है। इस सेल से ऐसी स्ट्रक्चर बनती है, कहीं आपने सुना होगा स्पर्म जो होता है उसके हेड पार्ट में, जो उसका आगे आगे का जो टॉप पार्ट होता है उसमें एक्रोसोम होता है। ये एक्रोसोम लगा रहता है इसके पास। ये क्या लगा रहता है? एक्रोसोम। और एक्रोसोम जो होता है वो गोल्जी बॉडी से बनता है। किससे बनता है? तो ये सेल है, इस सेल में न्यूक्लियस भी है, गोल्जी बॉडी भी है, माइटोकॉन्ड्रिया भी है, सेंट्रियोल भी है। हम एनिमल सेल की बात कर रहे हैं, तो सारे इसमें काम आ जाते हैं। न्यूक्लियस यहाँ चला गया, माइटोकॉन्ड्रिया पूंछ में सेट हो जाते हैं, सेंट्रियोल यहाँ आ जाता है, सारा काम यहीं पे अरेंजमेंट हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि एक स्फेरिकल सेल से एक टेल वाली सेल बनती है। तो स्पर्म जो होते हैं वो बहुत ज्यादा लाइट वेट में होते हैं। अगर आप सेल को और स्पर्म का वेट करो तो कंपैरिजन टू स्पर्म, सेल जो होती है वो दुगुनी तिगुनी मिलती है आपको वेट में। तो फिर एक्स्ट्रा जो फ्लूइड है सेल का, एक्स्ट्रा जो पानी है वो बाहर निकलना चाहिए। तो इस पानी को बाहर निकालने भी सर्टोली सेल बहुत ज्यादा मदद करती है, एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए। किससे? स्पर्मेटिड से एक्स्ट्रा फ्लूइड को बाहर निकालने के लिए सर्टोली सेल हेल्प कर। एपिडिडाइमस का मैंने आपको बता दिया है फंक्शन जो है, टेम्परेरी स्टोर द स्पर्म, मेन चीज आप याद रखोगे, एंड न्यूट्रिएंट एंड मोटिलिटी टू स्पर्म, परफॉर्म द कैपिकेशंस ऑफ द स्पर्म इन विच द स्पर्म डेवलप कैपेसिटी ऑफ द फर्टिलाइजर। हाँ वो ये उसको ताकत दे देता है कि वो आगे जाके जाके क्या करे, फर्टिलाइजेशन कर ले, ऐसी उसको ताकत दे दी जाती है। फास्ट डिफरेंशिया का भी मैंने आपको बताया था कि ये निकलती हैं एब्डोमिनल कैविटी में जाती हैं, यूरेटर से आगे से हुक करती हैं, नीचे आती हैं, एम्पुला बनाती हैं। इनकी छोटी डक्ट जो होता है ये होती है वो सेमिनल की डक्ट के साथ मिलती है और एक कॉमन डक्ट बनाती है जिसको इजाकुलेटरी डक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? इजाकुलेटरी डक्ट। आगे जाके प्रोस्टेट में मिल जाती है, प्रोस्टेट से आगे जाके यूरिथ्रा में। ये कॉमन चीजें आपको याद रखनी, ये मैंने इसमें आपको बता दिया। ठीक है, सेमिनल वेसिकल्स की हम बात कर लेते हैं। पहली बात करेंगे हम सेमिनल वेसिकल्स। ये फर्स्ट ग्लैंड है इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, सेमिनल वेसिकल्स। क्लियर? यूरेटस मैस्कुलाइनस भी कहा जाता है इसको, अदर नेम है यूरेटस मैस्कुलाइनस, याद रख लेना। बाकी आप सेमिनल वेसिकल्स याद। सेमिनल वेसिकल्स जो होते हैं वो कुछ इस प्रकार के होते हैं। व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स? आप इसकी लोकेशन बता रहे हो इन द मेल, बिकॉज फीमेल में सेमिनल वेसिकल्स का कोई लेना देना नहीं है, तो मेल में आप बता रहे हो। तो जैसे मान लो ये सेमिनल वेसिकल्स है, तो सेमिनल वेसिकल्स के आगे जो है ना, आगे ब्लैडर होता है, और पीछे जो है ना सेमिनल वेसिकल्स के रेक्टम होता है। तो आप कह सकते हो रेक्टम और ब्लैडर के बीच में होती है सेमिनल वेसिकल्स। किस किस के बीच में? देखो ये क्या है? ब्लैडर। क्लियर? ये ब्लैडर। अब ये ब्लैडर पीछे है। कहाँ है? पीछे है। जैसे ये लग रही है वैसे तो पीछे है। ध्यान रखिए, आप बोलोगे सर आपने तो बोला आगे से हुक करती है, ये कौन? आगे से ही कर रही है बेटे, ये आगे से ही कर रही है। ये पीछे ब्लेडर दिखा रखा है। जैसे मैं ये ऐसे खड़ा हूं तो मेरे पीछे ब्लेडर कैसे हो सकता है? पीछे ब्लेडर और आगे रेक्टम कैसे हो सकता है? सोच के देखो आप। तो ये उल्टा लगा रखा है।
समझ में आ गई बात? अब आप इसको ऐसे किसे घुमा दो, घुमा दिया तो ये पीछे चले गए, इनके जस्ट पीछे क्या जाएगा, रेक्टम, क्या जाएगा, रेक्टम। लोकेशन समझो आप। ये जो इनके पीछे आ जाएगा क्या, रेक्टम, और आगे रहेगा ब्लेडर। यानी कोई आदमी खड़ा है, वो ऐसे खड़ा है और उधर की तरफ से। अब तो आप सही कहोगे ना कि सर ये आगे से हुक करती हैं यूरेटर को, पीछे से हुक नहीं करती। जैसे आपने बोला कि सर ये आपने कहा कि आगे से हुक करती हैं, तो ये तो आगे से कहाँ आ रही है, पीछे से आ रही हैं। लेकिन आप डायग्राम जो देख रहे हो बैक साइड से देख रहे हो। समझ में आ गई बात? तो व्हाट इज द लोकेशन ऑफ द सेमिनल वेसिकल्स, कैन यू टेल मी? बिटवीन द ब्लेडर एंड रेक्टम। किस किस के बीच में रहती है, ब्लेडर और रेक्टम के बीच में। क्लियर? ओके, प्रोस्टेट ग्लैंड, देन उसके बाद में आती है काउपर ग्लैंड। प्रोस्टेट ग्लैंड जो होती है एक लार्ज ग्लैंड होती है और कुछ लोब्यूल से मिलकर बनी होती है, जिसका यहाँ पे नाम दे रखा है भाई, वेंट्रल है, डोर्सल है, लेटरल है। देन इसके बाद में अगर मैं आगे बात करूं तो ये सीमन का 30% पार्ट बनाती है, और इसमें स्पेशल सिट्रिक एसिड, फाइब्रिनोलाइसिन, स्पर्मीन ये प्रेजेंट होते हैं। ध्यान रखें, फाइब्रिनोलाइसिन एक ऐसा यहाँ पे केमिकल्स है जो स्पर्म जो है उसकी मोटिलिटी रेट को कम कर देता, मोटिलिटी रेट को कुछ टाइम के लिए कम करता है और फिर वापस से इसको चालू करता है। याद रखेंगे, मोटिलिटी रेट का मतलब एक आदमी बहुत दूर से भागा हुआ आ रहा, आप उसको बिठा लो, थोड़ी देर आराम करवा लो, फिर वापस उसको भागने के लिए कहो तो उसमें एनर्जी आ जाएगी ना। तो ये इसकी मोटिलिटी रेट को कम कर देता है। फाइब्रिनोल मेक द सीमन लिक्विड सो दैट द स्पर्म रिमेन मोटाइल। इसने अपनी रिमेन शेष रख लेता है, बचा के रख लेता है किसको, अपनी मोटाइल रेट को। काउपर ग्लैंड्स जो होती है वो यूरिथ्रा के दोनों तरफ प्रेजेंट रहती हैं। काउपर ग्लैंड का स्पेशल फंक्शन होता है, ये लुब्रिकेंट करता है इस यूरिथ्रा को। देन इसके बाद में एसिडिक नेचर से बचाता है, जो एसिडिक नेचर होता है क्योंकि आप जानते हो कॉमन पाथ होता है ये सीमन का और यूरिन का, तो यूरिन भी उधर से आता है और सीमन भी। तो सीमन जो है उसके जो स्पर्म सारे मर नहीं जाए, इसलिए से एसिडिक नेचर को खत्म करता है, और ये भी एल्केलाइन होता है। ठीक है, देन उसके बाद में हम पेनिस की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। पेनिस की स्ट्रक्चर के साथ उसकी हिस्टोलॉजी हमें देखनी है, तो वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।